अच्छा जी, चलें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू कैरियर कॉन्वर्जेशंस एंड वी विल बी आवर मेन टॉपिक इज बिल्डिंग अ कैरियर इन सप्लाई चेन। और हमारे साथ हैं आज सैयद अरसलान अहमद हैं। ये हैं लीड कैटेगरी प्रोक्योरमेंट और कॉर्पोरेट सर्विसेज के पैकेजेस ग्रुप के, in all of the packages group. So thank you Arslan bhai for joining us and guiding us, and hopefully we'll have a good conversation here and guide the people. So let's just wait for 5 minutes and let people join और फिर हम start करते हैं, ठीक है? Thank और you सुनाए आप? and Kamai for taking me on board, and I'm fine. Shahrukh, how are you? I'm great, अल्लाह का शुक्र चल रहा है। बस गर्मी बहुत हुई भी है आजकल लाहौर में। हाँ, exactly. आजकल तो सारे रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब टेम्परेचर 40s में चल रहा होता है, फील्स लाइक 50 होता है, और बड़ा आजकल बुरा हाल हुआ है। सेम हर जगह इसी टाइम जो है ना सिनेरियो, स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर तो यही चल रहा है। इवन आई वाज टॉकिंग विद सम ऑफ माय वेंडर्स इन कराची, तो कराची के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो इस टाइम पूरी कंट्री के अंदर जो है ना गर्मी का सूरत हाल काफी ज्यादा खराब हुई है। एंड लोड शेडिंग इज आल्सो स्टार्टेड, तो वो भी साथ साथ चल रही है। बिल्कुल, पिछले दिनों कर रहे हैं हम लोड शेडिंग। सुना है कि स्टार्ट करने लगे हैं, पता नहीं तरबेला और वो जो है डैम्स भी हमारे मेरे ख्याल से फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे। तो पहले 50% पे थे, तो अभी सुना है मेरे ख्याल से 80% पे चल रहे हैं, इस तरह कुछ है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से हुआ है। अच्छा जी, या बस 2-3 मिनट वेट करते हैं और फिर इस्लाम पे शुरू करते हैं। नो प्रॉब्लम, टेक द टाइम। प्लीज। कुछ लोग और सुनाए, आपका आज दिन कैसा गुजरा है? लंच वगैरह? Yeah, I ran that, but quite hectic. Basically, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो बहुत फास्ट पेस प्रोजेक्ट्स हैं और उसके अंदर टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सो डीलिंग विद दोज, और फिर इंटरनेशनल सप्लायर्स एंड लोकल सप्लायर्स एंड द कंफर्मेशन ऑफ द डिलीवरीज, एवरीथिंग जो है वो अलाइन करके चलनी पड़ती है। जब बस पहले प्रोजेक्ट हो भी हाई वैल्यू प्रोजेक्ट और क्रिटिकल प्रोजेक्ट हो और उसके अंदर जो है ना टाइमलाइंस आपके पास बहुत शॉर्ट हो, तो बहुत सारी चीजें जो है ना आपको मैनेज करके चलनी होगी। थिंग्स आर गोइंग गुड, बट ऑफ कोर्स मैनेजिंग ऑल द थिंग्स नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। वो चीजें साथ साथ चल रही है। आप हैं भी ऐसी पोजीशन पे, ऊपर से पूरा पैकेजेस ग्रुप आपके मतलब हैंडल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बर्डन तो हो। एग्जैक्टली, सर्विस कैटेगरी ही देख रहा हूँ और मीनवाइल आई एम आल्सो लुकिंग, सारी चीजें जो है ना साइमल्टेनियसली चलानी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, so welcome, and we are conducting a career conversation session. This is our 9th webinar, which will be on building a career in the supply chain. So we have Arslan Ahmed, the category lead of packages group, and he will be like giving us guidance and tips and how this career could be pursued and how it can be like you can start learning things to get enter the supply chain and the department from an early stage from your university life or whatever the skills you'll have to have and everything else. सो अरसलान भाई, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आप इंट्रोडक्शन की आप क्या पैकेजेस ग्रुप में करते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स आपके अंडर आ रहे हैं, किस किस चीज़ पे आप डील करते हैं और किस किस तरह आप उसको हैंडल करते हैं, थोड़ा आप अगर बता दें। Thank you, Shahrukh, and thank you, Kamai, for taking me on board. And as you already briefed about me, I am Syed Arslan Ahmed,
currently a category lead corporate services for the packages group, and also looking after the procurement of Packages Real Estate Private Limited, which is having a project of Packages Mall and some other projects which is currently going on. Previously, I've been associated with the Daud Hercules Corporation Group, and I was also looking after the different projects over there. I was looking after Coke, EBC, CBC, and many other projects over there as well. So, talking about my current things over here in Packages right now, as I told you. Sorry. As a category lead for corporate services, I'm looking after the corporate services of the group, which we are having we have 12 companies in the Packages group, and multiple companies are in Pakistan, और उसमें से 2-3 companies हैं which are working in abroad, like Lanka Packages, and South Africa में भी हमारा plant है, Canada में भी है. So as far as the things are concerned, हम लोग यहाँ पे इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जितनी मेजर चीजें हैं उसको देख रहे हैं, और उसमें मल्टीपल सर्विसेज, मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज में स्पेसिफिकली is marketing services around the multiple projects and Packages Mall, as if you are in Lahore, you know about it. That's the best and the leading mall of Lahore. Even if we talk about Pakistan, so it's the best mall. So uski procurement, because it's very dynamic. Everything every day is the new requirement, or new requirement के साथ अस्लान भाई, आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है. लाइंस चाहिए होती हैं सर्विस. क्लियर? हाँ जी, अब आ रही है. इट्स क्लियर नाउ? जी, बिल्कुल अब आ रही है, क्लियर आ रही है. सही है, ठीक है. तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि हमारा ये सेशन क्या किस तरह होगा. तो बेसिकली हाई वैल्यू, सॉरी, हेलो शाहरुख. यस प्लीज. हाँ जी, आई कैन हियर. चलिए मैं बस एक ओवरव्यू दे दूं सेशन का. हमारे तो बेसिकली एक 60 मिनट्स का सेशन हमने रखने का सोचा था, और पहले 50 मिनट्स हमने का डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सप्लाई चेन पे अस्लान भाई से गाइडेंस लेंगे, पूछेंगे थोड़ा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे, और फिर आखिरी 15 मिनट किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल पूछना चाहता है या कोई लाइव अस्लान भाई से बात करना चाहता है या कुछ करना चाहिए, तो वो रेज जो हैंड का आइकन है या उसको क्लिक करके तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं कॉल, और बात करना चाहे तो कर सकता है. तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं. तो अस्लान भाई, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक एक्सपीरियंस होके, मतलब आपका मेरे ख्याल से 7-8 साल का एक्सपीरियंस सप्लाई चेन में, तो आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे दें सप्लाई चेन पे कि सप्लाई चेन क्या होता है, मतलब व्हाट इज बेसिकली सप्लाई चेन. मतलब एक अगर लेमैन बंदा है तो वो अगर उसको बताया जाए कि यार सप्लाई चेन के बारे में, और अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप करना हो या कुछ, तो आप उसको किस तरह बताएंगे कि क्या है सप्लाई चेन और किस तरह इसमें आप एंट्री ले सकते हैं या सीख सकते हैं. तो उसके बारे में थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे दें. अच्छा शाहरुख, let me be very straight on it. I used to say this to my juniors, to my colleagues, not only the colleagues of supply chain but बाकी भी जितने departments के colleagues हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि supply chain is not the department, supply chain is the function, and supply chain is the backbone of the organization. Supply chain, I used to say this, that not all, of course every department is important, but supply chain is above all. Once if सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आपको तब होता है जब सप्लाई चेन इफेक्टिवली काम चेन की वजह से अंटिल सप्लाई चेन सही काम कर रहा है और आपकी इक्विपमेंट्स, आपकी गुड्स, फिनिश गुड्स,
मटेरियल, एवरीथिंग रीच ऑन टाइम, कि आपको कोई हिंड्रेंस नहीं आई, आपको लगता है वो हिंड्रेंस नहीं आई तो मतलब सारी चीजें चलती रही हैं, पर इस पूरी बैक एंड के ऊपर देयर इज सम लॉजिक इनसाइड इट, और इस लॉजिक के ऊपर जो है हम काम कर रहे होते हैं। दिस इज हाउ द सप्लाई चेन एंड डिपार्टमेंट वर्क्स। सप्लाई चेन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं आपको ये कहूंगा दैट सप्लाई चेन इज very important backbone, and every department is interconnected with the supply chain. सही है। तो सप्लाई चेन में अगर किसी ने करियर बिल्ड करना हो तो क्या बेसिकली क्या ये इंटेल करता है आगे, मतलब आप क्या काम होगा इसमें फ्यूचर में, कहाँ तक आप जा सकते हो, थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा आप वो जर्नी भी बता दें सप्लाई चेन का, शुरू से एंड तक कि शुरू में क्या क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेसेस क्या क्या आते हैं और क्या कहाँ तक आपको लेके जाती है ये करियर फील्ड अगर आप इसमें ज्वाइन करें। अच्छा शाहरुख, नाउ अगर हम बात करें तो इट्स एन ओल्ड स्टोरी के सप्लाई चेन इज ओनली अबाउट द प्रोक्योरमेंट के यार आपने चीजें परचेज करनी है, ठीक है, इट्स एन ओल्ड स्टोरी नाउ। ठीक है, जिस तरीके से थ्रू आउट द वर्ल्ड आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, यू हैव द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, नाउ द वर्ल्ड हैज चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर, एंड the world recognize the importance of supply chain. That's the major reason that without the supply chain organizations, even if it's a service or a service organization, or if it's a service industry, or if it's a manufacturing industry, no organization can work without a proper supply chain. अगर आपने compete करना है, किसी भी organization ने compete करना है, तो उसके लिए उसको proper supply chain चाहिए। तो if as far as we are talking about the supply chain career in supply chain, तो the career is इवन इन पाकिस्तान भी कैरियर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है सप्लाई चेन के अंदर। नाउ ऑर्गेनाइजेशन आस्क फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ सप्लाई चेन, द स्टडीज ऑफ सप्लाई चेन एज फार एज the certifications of supply chain, experience of supply chain, because a core person can deliver better than a layman person who is working in any particular field. अगर मैं कहूँ कि यार आप फाइनेंस के अंदर आप जाके किसी बंदे ऐसे बंदे को बिठा दें who doesn't have a knowledge of the finance, then he or she couldn't perform the well. But same goes with every department, same goes with supply chain. The knowledge is very important in supply chain. Once you have a knowledge, then the career growth is here. We are having a multiple positions. We have every industry have it, and every major industry in Pakistan as well has recognized the importance of supply chain. बिल्कुल सही है, ठीक है, टोटली एग्री। तो अरसलान भाई आपने प्रोक्योरमेंट की बात की, अगर मतलब जैसे आप थोड़ा इसमें अगर एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह आप सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, इसको किस तरह आप मतलब कैटेगराइज करते हैं, ये क्या मतलब सप्लाई चेन नहीं आ जाता सारा कुछ प्रोक्योरमेंट वगैरह, या क्या डिफरेंस है इसमें, मतलब प्रोक्योरमेंट किस तरह डिफरेंट है और सप्लाई चेन में क्या एडिशनल फीचर्स हैं, और लॉजिस्टिक्स इसको आप क्या किस तरह आप डिसाइड करना चाहेंगे, किस तरह बताना चाहेंगे कि यार क्या क्या फर्क है बंदे इस चीज में। अच्छा शाहरुख, मेजर बहुत सारे लोग ना इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, सप्लाई चेन एक अलग चीज है। बिल्कुल यही मैं आपका पॉइंट जो है ना मेरा यही था, बिल्कुल यही जो लोगों बहुत के सारे कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन आपसे दूर करवानी है बस। एग्जैक्टली शाहरुख, द थिंग इज if I talk about SCM, which is supply chain management, then ये सारे के सारे you could say these are all of the branches of supply chain management. Procurement is the branch of supply chain, logistics is a branch of supply chain. Then logistics के अंदर हम बात करें तो inbound logistics है, outbound logistics है, that फिर सब branches आ जाती हैं इन सारी चीजों की। फिर procurement के अंदर भी सब branches हैं, other disciplines हैं, उन सारी चीजों के अंदर सब branches हैं। But when we talk about the head, then it's at head of SCM supply chain. उस हेड के अंदर we are talking about the procurement, we are talking about the logistics, we are talking about further sub classification of the procurement, raw material procurement, inventory management, other type of things, but it all comes under the head of supply chain. सही है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। मतलब ये इससे आप लोगों को एक क्लियर हो जाएगा कि यार ठीक है भाई सप्लाई चेन के अंदर इट्स नॉट ऑफ कोर्स अ डिफरेंट थिंग। अगर ये चीजें डिफरेंट होती हैं तो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ कोर्स क्लासिफिकेशन वाइज जो है वो डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। प्रोक्योरमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट रोल है, लॉजिस्टिक का डिफरेंट रोल है, लेकिन इसको ओवरऑल ओवरऑल लुक आफ्टर जो कर रहा होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंडिविजुअल होता है, जो जिसको लॉजिस्टिक वाला भी रिपोर्टिंग होता है
और जिसको प्रोक्योरमेंट वाला भी रिपोर्टिंग होगा, और जिसको स्टोर्स आल्सो कम्स अंडर द सप्लाई चेन। ठीक है, स्टोर्स है, इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, शेल्फ प्लेसिंग है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये इट्स अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। मतलब अब लोगों के अंदर ना बड़ी कंजर्वेटिव थॉट्स हैं दैट सप्लाई चेन इज ओनली रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट, या हमने परचेज करनी है कोई चीज, यार छोटी सी चीज है, हमने ये यू कुड से दैट कोई भी मशीन का इक्विपमेंट है, उस मशीन के इक्विपमेंट परचेज करना इज नॉट ओनली द सप्लाई चेन, यस इट्स अ पार्ट, बट वो शायद 5% या 10% है। व्हेन वी टॉक अबाउट द होल के सप्लाई चेन है क्या, उस इक्विपमेंट को, उस टूल को परचेज करने के लिए जो आपने स्टार्ट से वेंडर्स को एंगेज करना शुरू किया, उसके बाद अपने वेंडर को एंगेज करते हुए यू मेक द ऑथराइजेशन शीट और सम सॉर्ट, यू कुड से दैट यू कंपेयर द क्लास स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। मैं कहता हूँ सप्लाई चेन का जो बंदा होता है ना, इट्स नॉट ओनली पर्सन ऑफ सप्लाई चेन, इसको आधा इंजीनियर भी होता है ये बंदा, आधा मार्केटिंग प्रोफेशनल भी होता है, और आधा फाइनेंस भी जान रहा होता है, ये सारी चीजें, वंस यू आर इन सप्लाई चेन यू हैव टू डील विद एवरी डिपार्टमेंट, यू नो, आई मीन एवरी डिपार्टमेंट। सही है, हर फन मोला हो गया ना बेसिकली। अपने आपकी आवाज आपकी कट रही है, डील करना है। इट्स क्लियर नाउ? हाँ जी, हाँ जी, आपसे बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सप्लाई चेन में जब आपने हर चीज को, हर डिपार्टमेंट को साथ लेके चलना है, आपने इलेक्ट्रिकल को भी लेके चलना है, आपने मैन पावर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेके चलने हैं, आपने एचएससी को भी साथ लेके चलना है, आपने एचएससी स्टैंडर्ड्स भी देखने हैं, आपने रेगुलेटरी बॉडीज के साथ भी अलाइन करना है। तो सप्लाई चेन का बंदा तो मच टेक्निकल की को जो है ना, प्रोजेक्ट की टेंडरिंग कैसे होनी है, ये सारी चीजें मल्टीपल फेज के ऊपर आती हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें सप्लाई चेन प्रोफेशनल, वो वाहिद डिपार्टमेंट या वो वाहिद कैंडिडेट्स हो या वो वाहिद बंदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको मैं कहता हूँ ये सारी चीजों से गो थ्रू हो रहे होते हैं और दे नो अबाउट इट। बिल्कुल सही, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के बंदे को स्पेसिफिकली नहीं पता होता कि, जी जी प्लीज। बड़ी अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा कि यार क्या इसमें फर्क है, और जिनको कंफ्यूजन थी उनको अब थोड़ा ना एक मिल गया होगा रास्ता कि यार ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह ब्रांचेस डिवाइड हुई है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे चले, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सप्लाई चेन कैसे ओवर टाइम कैसे इवॉल्व हुई है। मतलब एक आपका जमाना जो था जब आप मतलब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी या तब आप पढ़े थे, या जब आपने ज्वाइन की थी इंडस्ट्री, आप एंटर हुए थे, तो तब एक सप्लाई चेन की क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद ओवर टाइम वो उस टाइम के बाद अब कैसे इवॉल्व हुई है। मतलब पिछली इतनी डेकेड्स में क्या उसका सीन था, जैसे आप कह रहे थे, बात कर रहे थे आप, जैसे पुराने लोग हैं, पुराने लोग किस तरह मतलब उसको करते थे जज, या अब लोग किस तरह करते हैं, तो इस तरह ओवर टाइम डेकेड्स में किस तरह ये इवॉल्व हुई है, इसकी क्या एवोल्यूशन है सप्लाई चेन की, थोड़ा उसके बारे में भी अगर आप बता दें। ठीक है शाहरुख, कोई भी फील्ड जो है ना वो फौरी तौर पे अपनी पीक के ऊपर नहीं आती है, उसको टाइम लगता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसमें डिफरेंट हो रही होती हैं। सप्लाई चेन भी इट्स नॉट लाइक कि आप ये कहो कि इसको 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर चीज़ें इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुई हैं, चेंज हुई हैं, नहीं। सप्लाई चेन को भी डेकेड्स लगे हैं अपनी इस टाइम के ऊपर आते हुए, जिस टाइम के ऊपर वी आर टुडे नाउ। पहले क्या होता था, पहले और अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज्ड टू डू दिस कि इन्वेंट्री आ रही है तो उसके ऊपर कोई डिमांड फोरकास्टिंग नहीं हो रही, मटेरियल रिप्लेसमेंट प्लानिंग नहीं है, उसके बाद आपने इट्स जस्ट थिंग्स प्रोक्योरमेंट के, यार आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर आ गई, चीज स्टोर के अंदर आई, स्टोर के आने के बाद गिनी आपने, गिनने के बाद उसको स्टोर में रखा, उसके बाद आपने उसको इश्यू कैसे करना है, उसके बाद आपने उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, उसके बाद आपने जो है ना बजट को कैसे मैनेज करके चलना है, ये सारी चीजें पुरानी सप्लाई चेन के अंदर इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं थी जिस तरीके से अभी हो गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूंगा कि जो ट्रांजिशन फेज आया है सप्लाई चेन के अंदर आया है, वो कंसोलिडेशन एंड इंटीग्रेशन का आया है।
हम लोग अगर कलेक्टिवली इफ आई टॉक अबाउट माय कंपनी और ग्रुप, 12 कंपनीज अगर कलेक्टिवली काम इंडिविजुअली काम करें और सेम सप्लायर हों तकरीबन 12 कंपनीज के, मैंने भी एबीसी कंपनी से काम करना है, मेरी अदर सिस्टर कंसर्न कंपनी है उसने भी एबीसी से काम करना है, उससे तीसरी कंपनी जो सी कंपनी है उसने भी एबीसी से, डीबी ने भी। अब तीनों के प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स अलग अलग जा रहे हैं उस कंपनी से बात करने के लिए। बट एट दिस फेज ऑफ टाइम जो वो सी कंपनी है जिससे हम डील कर रहे हैं या ए कंपनी है जिससे डील कर रहे हैं, वो परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज बेनिफिट उस तरीके से ट्रांसफर नहीं करेगा हर कंपनी को, जो कि कलेक्टिवली आप अपनी डिमांड कंसोलिडेट करते हुए जब आप उसके पास लेकर जाएंगे तो वो इस तरीके से लो कि यार आपने जाना है कोई परचेज करने, लेट्स टॉक अबाउट कि आप जो है एक टूल परचेज करने जा रहे हैं या स्टिकी नोट परचेज करने जा रहे हैं या रिम परचेज करने जा रहे हैं या बॉटल परचेज करने जा रहे हैं या कोई बेरिंग परचेज करने जा रहे हैं। अब आप परचेज करने जाते हैं, आपकी इंडिविजुअल कंपनी की डिमांड है 50 यूनिट्स, और जब आप उसको कलेक्टिव करते हैं तो वो हो जाती है 200 यूनिट। तो लुक्रेटिव डील हो गई आप। एक तो आपने कंसोलिडेट कर लिया, जब कंसोलिडेट कर लिया तो कंसोलिडेट करते हुए जब आप इकट्ठा उसको ऑर्डर कर रहे होंगे तो वो विन विन सिचुएशन फॉर द बोथ होगी, ना उसको इतनी हिंड्रेंस होगी ना में अंदर कंसोलिडेशन आ गई। अब कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट फेज जो हमारे पास आया है दैट इज द इंटीग्रेशन। हमने मल्टीपल चीजों को इंटीग्रेट कर दिया आपस के अंदर। कौन कौन सी मल्टीपल चीजें थी? पहले हम डिमांड फोरकास्टिंग अलग करते थे, उसके बाद हम प्रोडक्शन फोरकास्टिंग अलग करते थे, परचेजिंग की फोरकास्टिंग अलग करते थे, रिक्वायरमेंट की फोरकास्टिंग अलग करते थे, रिप्लेसमेंट की फोरकास्टिंग अलग करते थे, और इन सारी चीजों को बाद में अलग अलग मैनेज करो तो एक बड़ा chaos क्रिएट होता था। अब ईआरपी सिस्टम्स आए, ईआरपी सिस्टम ने बड़ा हेल्प किया हमें डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर भी, डिसीजन पैटर्न्स के अंदर भी। आप ये सारी की सारी चीजें इंटीग्रेट करके कि यार डिमांड कैसे निकालनी है, डिमांड फोरकास्ट कैसे करनी है। पहले तो देखो यार प्रोडक्शन कितनी, पहले तो सबसे पहले डाटा लो मार्केटिंग वालों से कि यार आप इस साल हमें कितना आप सेल करके दे दोगे, टेंटेटिव डाटा क्या होगा। फिर आप डाटा लो प्रोडक्शन वालों से, उसको प्रोडक्शन वाले बताओ कि यार हाँ इतनी डिपार्टमेंट हेल्प अस अलॉट इन दैट कि वो वेदर कोई भी ईआरपी अच्छा ईआरपी और एसएपी मल्टीपल ईआरपीज व्हिच आर वर्किंग, वो आपको मटेरियल मैनेजमेंट करके देता है। वो आपको बताएगा कि आपने ये सारी चीजें, तो डाटा आ गया आपके पास, रिप्लेसमेंट टाइम उसका ये, लीड टाइम ये, व्हेन टू ऑर्डर। यार एक चीज आप चाहिए, मतलब आपके पास रह गई है दो चीजें और वो इस्तेमाल हो जानी है अगले महीने, आप उसको 4 महीने आने, ये सारी फॉर टॉक अबाउट जो स्टार्ट में मैंने बात की थी कि यार आप स्टोर के अंदर चीजें जाती हैं, स्टोर के अंदर चीजें जाने के बाद आप मैनुअल काउंटिंग उसकी स्टार्ट कर देते हो कि यार इतना आया कि नहीं आया। अब चीजें बहुत चेंज हो गई, मतलब अगर हाई वैल्यू आइटम्स है तो यू कुड पुट द आरएफआईडी चिप्स ऑन दैट। ठीक है, आरएफआईडी चिप्स आप पुट करोगे, जैसे ही वो उस गेट से अंदर एंटर होगी तो ऑटोमेटिकली जीआरएन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं गुड रिसीव नाउ। फिर उसके बाद आप अगर फर्दर बात करें, थोड़े से चीप सोल्यूशन की तरफ जाएं तो बारकोड स्कैनर्स हैं। बारकोड आया, बारकोड स्कैन किया, बारकोड स्कैन करने के बाद सिस्टम के अंदर जिस पीओ के अगेंस्ट जो है ना वो आया हुआ है, उस PO के अगेंस्ट जाके ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई। तो कितनी ज्यादा आप मैन आवर्स रिड्यूस कर दिए, आपको एरर के चांसेस कम हो गए, एरर के चांसेस कम हो गए, आप जरा एफिशिएंट हो गए, आपने जल्दी जो है ना इन सारी चीजों को काम कर लिया। तो मतलब इट्स स्टिल, आई मैं ये कहता हूँ कि स्टिल इन इवॉल्विंग फेज। अभी बहुत सारी बहुत सारी न्यू चीजें आ रही हैं, सब तो कंपनी इसको अप्लाई कर। विशाल भाई, हेलो। जी शाहरुख, आमिर। हाँ जी, आपकी आवाज। अच्छा,
जी चले, आपने बड़ी डिटेल एक एवोल्यूशन बता दी, और ऑब्वियसली यहाँ हर चीज की वो कोई लिमिट नहीं होती, इवॉल्व होती रहती है ओवर टाइम, नए फेजेस के एग्जैक्टली। साथ। वो डेवलपमेंट्स आती रहती हैं, नई चीजों के साथ आपको नई डेवलपमेंट्स लानी पड़ती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे आजकल मैं एक बात करूंगा, जैसे आज कोविड है, कोविड एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है हमारे पास के कोविड ने कैसे दुनिया को चेंज कर दिया है। उसी तरह मतलब आपसे आप बेहतर ही बता सकेंगे, मतलब आप उस फील्ड में बैठे हुए हैं, काफी अरसे से पहले भी देखते रहे हैं, तो प्री कोविड पोस्ट कोविड आप मुझे थोड़ा उस पे भी बता दें कि क्या कोविड से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आए, प्रेशर्स आए, चैलेंजेस आए, जो कोविड से पहले आप लोगों को नहीं थे और फिर कोविड के बाद आपको फेस करने पड़े, और उनको आपने कैसे फिर टैकल किया। अच्छा, शाहरुख, कोविड इज नॉट एन वाज नॉट इजी फॉर एनी ऑफ द कंपनी, एंड स्टिल उसके इम्पैक्ट्स जो है ना कोविड के अभी तक चल रहे हैं और आने वाले कुछ टाइम के अंदर भी चलेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स। ओके, सॉरी सॉरी शाहरुख। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, तो कोविड के इम्पैक्ट्स स्टिल भी हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग बीइंग अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स के ये सारे इम्पैक्ट हमारे 2022 तक भी रहेंगे, खासतौर पे लॉजिस्टिक्स की बात अगर हम करें तो। कोविड के अंदर जब बिल्कुल कोविड हुआ, आपको याद होगा कि सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ने कहा कि फौरी तौर पे सारी की सारी चीजें बंद कर दें। ठीक है, उससे जो सप्लाई चेन इंडस्ट्री, और खास तौर पे आपको अगर इस बात की नॉलेज हो कि आउट ऑफ 500 फॉर्च्यून कंपनीज, 200 उनमें से जो है वो वुहान में बैठी हुई हैं, चाइना के अंदर। और मेजर जितनी भी कंपनीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादातर चाइना के अंदर लगे हुए हैं। और हमारा भी बहुत सारा मटेरियल जो है ना चाइना से आता है, और बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस का मटेरियल भी चाइना से आता है। जब वो शटडाउन हुई तो किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था, ना किसी को ये पता था कि यार इतना ज्यादा क्योस आएगा और इतनी ज्यादा हिंड्रेंस आएगी प्रोडक्शन के अंदर। किसी ने भी इतना स्टॉक नहीं रखा हुआ था, हर कोई जो है ना मिनिमम स्टॉक लेवल्स के ऊपर काम कर रहा था, जस्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो जिट पे आ गए थे सारे के सारे, जस्ट इन टाइम पे जो है ना काम कर रहे हैं। कोई या रिड्यूस की हुई इन्वेंट्री, बिल्कुल ये मिनिमम सा स्टॉक 2 दिन 4 दिन 5 दिन का रखा हुआ है कि यार हमारी सप्लाईज तो मैनेज है ना, आ रही हैं तो आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चल रहे थे। लेकिन जब ये आया तो उसके बाद मेजर यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी जब बंद करना शुरू कर दी थी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ द बिजनेस, एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द एफएमसीजी बिजनेस। बहुत डिफिकल्ट था उसको प्रोसेस करना, बिकॉज एफएमसीजी के बगैर चीजें चल नहीं सकती मार्केट के अंदर। ना आपका जो है खाना पीना रुक सकता है, ना आपका नहाना धोना रुक सकता है, ना आपकी जो है ना बाकी सारी चीजें रुक सकती हैं। तो वी हैव टू प्रोवाइड, जितनी भी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों भी, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग द पैकेजिंग फॉर मेजर एफएमसीजी कंपनीज इन पाकिस्तान। तो उस टाइम पे भी वही मैनेज्ड के किसी तरीके से जो है ना, बहुत सारे हमारे कुलीग्स, इवन आई टॉक अबाउट के, उनको किसी जगह जा जा के भी लोगों के वेयर हाउसेस अपनी गारंटी के ऊपर ओपन करवाने पड़े कि यार अगर डिलीवरी ना दी तो इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है ना पैकेजिंग रुक जाएगी, और फिर वहां पे आगे जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया कि जितने भी एफएमसीजीज थे उनको सपोर्ट दी। लेकिन जो इंपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे उसमें बहुत ज्यादा इशू आया। आपके जितनी भी पोर्ट्स थी उसके ऊपर जो है ना चीजें पाइल अप होना शुरू हो गई, उस तरीके से क्लियरेंस नहीं हो रही थी, चाइना बंद पड़ा हुआ था। और इस चीज को, सारी चीजों को, मसले मसाइल को कैटर करने के लिए फिर हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे सीनियर, हमारे मेंटोर जो हैं सप्लाई चेन में भी खास तौर पे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया दैट प्लीज स्टार्ट रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग। रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग के अंदर आप अपने सप्लायर्स को एनालाइज करें, अपनी इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करें, जितनी इंपोर्ट्स आप कर रहे हैं उसको मिनिमम लेवल के ऊपर लेकर जाएं। ट्राई करें कि आपको पाकिस्तान के अंदर उस पर्टिकुलर चीज का सप्लाई मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो डेवलप द सप्लाई। सप्लायर्स को कैटेगराइज करें, इन्वेंट्रीज को कैटेगराइज करें, कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी में, कैटेगरी सी में, हाई वैल्यू इन्वेंट्रीज, इंपॉर्टेंट इन्वेंट्रीज को कैटेगराइज करें। मतलब उसके बाद प्रॉपर एक रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग हुई कि यार मेरा 80% मटेरियल ऐसा है जो बड़ा क्रिटिकल है, जिसके बगैर मेरी प्रोडक्शन नहीं चल सकती, या जिसके बगैर मेरी सर्विसेज नहीं चल सकती।
तो उसको मैंने किस तरीके से मैनेज करना है। ऑफ कोर्स आपको जो है इन्वेंट्री लेवल्स अपने बढ़ाने पड़े, आपको अपनी इन्वेंट्रीज को इंक्रीज करना पड़ा, आपको प्रोडक्शन के किसी तरीके से प्रोडक्शन ना रुके किसी भी हाल के अंदर। बड़े मेन कंपोनेंट्स थे जो इंपोर्ट हो रहे थे, फिर हमने सप्लायर्स में भी फिर आगे सप्लाई टायर 1 टायर 2 टायर 3 लेवल तक के सप्लायर्स को गए, ताकि हम अगर मेन सप्लायर को कोई इशू आता है तो हम बैक एंड के ऊपर टायर 2 के सप्लायर से बात कर सके, उसको कोई इशू आता है टायर 3 के सप्लायर को बात कर सके। तो ये सारी की सारी फिर उस टाइम स्ट्रेटजीज बनी। तो कोविड के अंदर तो बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं और स्टिल चेंज हो रही हैं। डिजिटाइजेशन के ऊपर लोग जा रहे हैं, रियल टाइम चेक के ऊपर लोग जा रहे हैं कि यार किस तरीके से हम चेक रखें चीज के ऊपर, हमारी प्रोडक्ट किस टाइम कहाँ है, किस टाइम पहुंचेगी, कौन सी पोर्ट से किस टाइम क्लियर होनी है। तो लोग जरा ज्यादा विजिलेंट लोगों को पता भी चला, लोगों ने अपनी इन्वेंट्री को भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेज्ड के हम लोगों के प्रोडक्शन एक दिन भी नहीं रुके कोविड की वजह से, और हम लोग सारे के सारे उसको चलाते रहे। तो इसमें इट्स टोटली अ टीम वर्क। सप्लाई चेन, दैट्स व्हाई आई यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वेबिनार, मैंने कहा था कि सप्लाई चेन इज द बैकबोन, दैट्स द रीजन सप्लाई चेन इज द बैकबोन, के सप्लाई चेन इंडिविजुअल्स मैनेज्ड के किसी भी तरीके से सप्लाई ना रुके। यार शेल्फ, आपको वही मैंने स्टार्ट में जो कहा था कि यार जब तक आपको शेल्फ के ऊपर चीज नजर आ रही है ना, आप जब कर, आपको सैनिटाइजर शॉर्ट हो गया था स्टार्ट में, इफ यू रिमेंबर सैनिटाइजर शॉर्ट हो गया था, ठीक है। इफ यू रिमेंबर मास्क शॉर्ट हो गए थे, ठीक है, इशू आना शुरू हो गए थे इन सारी चीजों के। तो फिर रियलाइज हुआ कि यार ये तो जब तक चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी तो वो डिडंट रियलाइज कि इसकी सारी चीजें थी, फिर भी समहाउ हमने मैनेज किया, चीजें बनाई की, स्टार्ट किया। तो ये सारी की सारी सप्लाई जो सप्लाई चेन का पार्ट है, और कोविड से जो है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आया है, और बहुत सारी कंपनीज की सप्लाई चेन इवॉल्व हुई हैं, और बहुत जिन्होंने चेंजेस अडेप्ट कर ली हैं आगे के लिए, तो वो रेडी हैं इस टाइम के ऊपर भी कि अल्लाह ना करे कोई अगर कोई और फेज आता है इसका, सो वी आर रेडी कि हम उसको कैप्चर कर लेंगे। और हमें अगर टायर 1 का सप्लायर जो है या मेन सप्लायर सप्लाई नहीं करता, तो हमारे पास अल्टरनेट सप्लायर है इस टाइम के ऊपर जो हमें सोर्सिंग करके दे देगा, प्रोवाइड करके दे देगा। जिनके पास नहीं है, सो आई सजेस्ट दैट के वो रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग करें अपनी पूरी, उसके अंदर सप्लायर्स को अपना मैनेज करें, अल्टरनेट सप्लायर्स को देखें कि किन सप्लायर से हम कौन सी चीज ले सकते हैं, हम कौन सी चीज खुद मैनेज कर सकते हैं इन हाउस। ये सारी चीजें, इन सारी लॉजिस्टिक्स के अंदर अपने मेन पार्टनर्स बनाएं, मतलब नॉट उनको एज अ कॉन्ट्रैक्टर से एज अ कॉन्ट्रैक्टर ना कंसीडर करें, एज अ वेंडर ना कंसीडर करें, उनको एज अ पार्टनर कंसीडर करें। उनको पार्टनर कंसीडर करते हुए समटाइम्स उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुने, और उनकी प्रॉब्लम्स सुन के उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करें, और उनको एज अ पार्टनर, मतलब आई सप्लाई चेन के अंदर तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के जो है आपको चलना होता है। मतलब आई यूज्ड टू से, और वन ऑफ माय सीनियर जो है वो भी ये कहते हैं कि सप्लाई चेन इज बेसिकली द एचआर बिटवीन द इंटरनल कंपनी एंड द बिटवीन द इंटरनल डिपार्टमेंट एंड द एक्सटर्नल वेंडर। मतलब बाहर का जो वेंडर है और अंदर के जो डिपार्टमेंट है उसका एचआर है सप्लाई चेन। उसने जो है ना बाहर वाले को के साथ, मतलब इट शुड बी अ विन विन। कोई भी डील जो है ना, मैं उसको सक्सेसफुल नहीं कहता जब तक वो विन विन के ऊपर नहीं होती। अगर आपने जरूरत से ज्यादा सप्लायर को, कॉन्ट्रैक्टर को भी दबा दिया है अपने नाम के ऊपर, तो इट्स नॉट अ विन विन डील, देन इट्स अ विन लूज डील। कोई एक हारेगा, जब एक हारेगा तो फिर उस केस के अंदर आपको कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्पैक्ट शायद इस डील में ना आए, अगले डील में आ जाएंगे लास्ट में। और अगले केस के अंदर भी जो है इसी तरीके से अगर आपने अपने एंड को थोड़ा सा लूज छोड़ा है तो वो बाद में उसके इम्पैक्ट आएंगे। तो दे शुड, एवरी डील शुड बी अ विन विन डील। आपने सप्लायर्स को बिल्कुल, यू आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, योर कंपनी वंस, आप अपनी बेनिफिट, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने सप्लायर का बेनिफिट भी ऐसे देखना है कि ना आपकी कंपनी का बेनिफिट उससे खराब हो, ना सप्लायर का बेनिफिट खराब हो। तो बी अ पार्टनर, पार्टनर्स बनाएं, सप्लायर्स को एज अ पार्टनर ट्रीट करें, उनको एज अ पार्टनर लेके चलें, ताकि जब मुश्किल वक्त आता है, जब ऐसा केस आता है, तो वो आपको प्रायोरिटी दे। वो आप कि नहीं यार, अब दे स्टूड बाय अस व्हेन वी वर इन ट्रबल, ठीक है, इन्होंने हमारा किया है। मतलब ये तो एक नॉर्मल एथिकल काम है कि आपको फिर वो सप्लायर प्रायोरिटी देगा कि यार इस टाइम पे वी आर इन ट्रबल, दैट पर्टिकुलर कंपनी है या ये कंपनी ट्रबल के अंदर है, तो हम इनको सपोर्ट करें।
तो जिन्होंने नहीं अडॉप्ट की हुई कोविड के बाद चेंजेस या ये सारी चीजें अप्लाई नहीं की हुई, तो आई मस्ट एडवाइस देम कि यार ये सारी चीजें अप्लाई करें, अपनी रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग करें, या इन्वेंट्री को कैटेगराइज करें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और चलिए असलाम भाई, अब हम मूव करते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी एक मतलब एवर चेंजिंग एक चीज है जो मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है ओवर टाइम। और तो टेक्नोलॉजी को मेन पार्ट प्ले करती है सप्लाई चेन में, कि या सारा मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, या कितना उसका पार्ट है उसमें जो प्ले करती है, और अब किस तरह इवॉल्व हो गया, अब किस तरह टेक्नोलॉजी ने सप्लाई चेन फंक्शन को, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को कितना चेंज कर दिया। क्या यार शाहरुख, कैसे कैसे इम्पैक्ट नहीं करते? टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर, टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर, ठीक है। अब यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। मतलब अब तो आप टेक्नोलॉजी को अगर अपनी इंडस्ट्री बिजनेस के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे तो शायद आप 2 साल 3 साल और 5 साल गुजार जाएं, उसके बाद आप ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अगर everyone participants और you also know that नोकिया के सीईओ ने जब अपना लास्ट इंटरव्यू भी दिया था तो उसने यही कहा था कि वो didn't do anything wrong बट हम कोप नहीं कर पाए। तो दैट्स द मेन थिंग कि वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं ला पाए थे अपने पास। जो दुनिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकली आगे चली गई थी वो नहीं कर पाए थे। दे एग्रीड कि वो उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था कि वो इतने बड़े प्रॉब्लम से गुजरे, लेकिन वो अपने गलती बिल्कुल थी कि वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए। जो इवॉल्व की बात कर रहा था लास्ट टाइम, अब वो इवॉल्व नहीं कर पाए। सो सप्लाई चेन के अंदर भी टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टेक्नोलॉजी लोग ऑप्ट कर रहे हैं, और ऑप्ट करने से वो अपने मैन आवर्स से लेके एरर एमिशन तक कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले बात की थी आरएफआईडी चिप्स की। जितने भी हाई वैल्यू आइटम्स हैं, अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया के अंदर स्टोर्स, कंपनी के स्टोर्स होते हैं, उनमें से इन्वेंट्री होती है। और मतलब बहुत सारे ऑल दो मटेरियल कोड्स उनके ऊपर होते हैं, बाकी सारी चीजें आइटम्स नंबर्स होते हैं, लेकिन फिर भी तो इस चीज को कैटर करने के लिए जो हाई वैल्यू आइटम्स है स्पेसिफिकली है, जो इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन की जैसे मैंने बात की, उसमें आरएफआईडी चिप्स लगाते हैं लोग। उस टाइम पे तो रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है। रियल टाइम ट्रैकिंग के ऊपर आपको पता चल रहा होता है कि ये पर्टिकुलर आइटम कौन से शेल्फ के ऊपर किस जगह कहाँ पड़ा हुआ है, और जहां जहां वो मूव करेगा यू वुड बी नोइंग द लोकेशन ऑफ दैट इक्विपमेंट और दैट आइटम। बारकोड स्कैनिंग है कि यार इंस्टेड ऑफ के आप एक एक आइटम की जो है ना गिनती शुरू कर दो, आप जो है उसको स्कैन करो, स्कैन करके एंटर करो, और ऑटोमेटिकली जीआरएन प्रोसेस होगी उसकी, और फिर उसके बाद जब वो आता है तो बारकोड से स्कैन करके उसकी इश्यूरेंस जो है ना आप बना लो। फिर वो टेक्नोलॉजी अगर ना होती तो जितने डिपार्टमेंट, जितनी चीजें, डिमांड फोरकास्टिंग, बाकी सारी चीजें हमने इंटीग्रेट की हैं, इंटर रिलेट की, तो ये ना होता। अब तो इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड, तो वो उन्होंने तो आपकी वेयर हाउसेस के अंदर दे आर नॉट यूजिंग द ह्यूमंस, दे आर यूजिंग द रोबोट्स, ठीक है। वो शेल्फ प्लेसिंग से लेके बाकी सारी इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं रोबोट्स, और आरएफआईडीज के, मतलब यू जस्ट गिव द कमांड, और कमांड देने के बाद आपको जो है ना वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द शेल्फ प्लेस भी हो जाती है, और उस शेल्फ से अगर उठानी है वो वहां से आ भी जाती है, एंड द प्रॉपर प्लेसिंग इट। मतलब दे आर नॉट ओनली वेस्टिंग। फिर आपको टेक्नोलॉजी से ही ये भी पता लग सकता है कि आप कितना इफेक्टिवली शेल्फ प्लेसिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप कितना इफेक्टिवली शेल्फ प्लेसिंग को यूज कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल किस जगह रखना चाहिए, कौन से मटेरियल को किस तरीके से स्टैक करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमें ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशंस को ऑप्ट करनी चाहिए। आप बारकोड स्कैनर्स लगाएं, आप अपने इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, इससे एरर एमिशन होगी। आप आरएफआईडीज को यूज करें अपने हाई वैल्यू आइटम्स के ऊपर रियल टाइम। अच्छा, फिर वीएमआई की बात कर रहे हैं। वीएमआई इज ऑल अबाउट रियल टाइम स्टॉक चेक है, ठीक है। वीएमआई वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री की बात करूं मैं आपको, तो इट्स अ रियल टाइम स्टॉक चेक। यार थ्रू आउट अमेजोन की बात करें या बाकी कंपनीज की बात करें, इनमें रियल टाइम डाटा जा रहा होता है, पीओएस का, पॉइंट ऑफ सेल का डाटा रियल टाइम है। आपने मिनिमम स्टॉक लेवल्स मैनेज करने, आपने पीओएस दिया, पीओएस का डाटा जो है ना डायरेक्ट जा रहा है कंपनी को, या कितने यूनिट सेल हो गए, कंपनी मैनेज कर रही है उसी के अकॉर्डिंगली डिलीवरीज।
ये सारा डिजिटाइजेशन है, ये सारा इवॉल्व हो रहा है इसी तरीके से। ये टेक्नोलॉजी है दैट आपको पता लगा कि अमेजोन के अंदर, या आपको पता लगा कारेफोर के अंदर, या आपको पता लगा मेट्रो के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए की इतनी सेल हो गई है। अब इतनी सेल हो गई है आज के यूनिट में, आपको पता है कि क्योंकि वीएमआई कर रहे हो आप, आपको वेंडर मैनेज्ड है, तो यू नो कि कितनी इन्वेंट्री है उनके पास होगी। 100 इन्वेंट्री आपने एट एनी कॉस्ट मैनेज करनी है। कोई पता नहीं है कि वीकेंड आ गया, वीकेंड के ऊपर जो है ना आपने एंटिसिपेट किया हुआ है कि 200 या 250 यूनिट सेल होने हैं, तो आपको पता है कि 100 तो पहले हो गए हैं, तो बाकी सारे के सारे हमने रात को अगले दिन ओपनिंग से पहले पहुंचाने हैं। अगर आपके पास पॉइंट ऑफ सेल का डाटा नहीं होगा, आपके पास रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं आ रही होगी, आपके पास बारकोड स्कैनर्स नहीं होंगे, तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे होंगे। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। चले अब आते हैं हम ये स्टूडेंट्स जो अभी हैं यूनिवर्सिटीज में हैं उनके साइड पे आते हैं। उनके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे कि यार मतलब अच्छा चलो ठीक है, अब इंटरेस्ट तो आपने मेरे ख्याल से काफी डेवलप कर दिया है बच्चों का कि यार नहीं ये चीज है, ये अपार्टमेंट है घुसने वाला। तो उसमें अब आप थोड़ा उसमें भी गाइड कर दें। आपने भी जैसे किया ये कैरियर परस्यू किया, तो उसमें भी आप थोड़ा अगर गाइड कर दें कि किस तरह अगर कोई मतलब कोई कैरियर बनाना चाहता है सप्लाई चेन में, तो वो क्या पाथवेज ले सकता है, किन वो लाइंस पे चल सकता है, क्या स्किल्स वो एक्वायर कर सकता है अर्ली लाइफ से, अर्ली एज से, यूनिवर्सिटी लाइफ से, स्कूल लाइफ से, जिससे उसको बेनिफिट होगा कि मतलब जंप स्टार्ट ले सकेगा इस कैरियर में सप्लाई चेन में घुसने के लिए। तो थोड़ा उस पर अगर गाइडेंस दे दें स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कि किस तरह वो इसमें घुस सकते हैं और क्या वो शुरू से ही कर सकते हैं जो उनको हेल्प करेगा इसमें आगे परस्यू करने के लिए कैरियर और इम्प्रूव करने के लिए। शाहरुख, मेरी इस पे एक ही बात होती है कि थिंक आउट ऑफ बॉक्स। डोंट ओनली रिलाई ऑन द मटेरियल जो आपको हमारे अनफॉर्चुनेट है हमारे स्टूडेंट्स ये करते हैं। एक हद तक, एक लिमिट तक हमने भी किसी टाइम के ऊपर इसी चीज को किया, लेकिन हमें रियलाइज हुआ बहुत पहले कि ये दिस इज रॉन्ग। डोंट रिलाई ऑन द मटेरियल विच इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी और विच इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्ट्रक्टर्स, कि सिर्फ वही पढ़ना है जो क्लास में पढ़ा दिया गया है, सिर्फ वही पढ़ना है जो 2-4 लाइनें या 2 चैप्टर हमें पूरी किताब से पढ़ाए गए हैं। आप वो जरूर पढ़ें जो आपको दिया जा रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ कंसल्ट करें फ्रॉम द इंटरनेट, कंसल्ट करें फ्रॉम द अदर बुक्स। आप चीजें अपने अंदर उसको एक एक टर्मिनोलॉजी के डिफरेंट एंगल्स होते हैं, उनको डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें, तो आपको उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट्स नजर आना शुरू हो जाएंगी, न्यू होराइजंस नजर आना शुरू हो जाएंगे, न्यू चीजें नजर आएंगी कि यार ये चीज तो इस तरीके से भी हो सकती है, इसका वे आउट तो इस तरीके से भी है, ये तो उस ऑथर ने इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया हुआ है, इसको अदर वे अराउंड भी देखा हुआ है। तो आप डोंट ओनली थिंग्स, आप अपने आप का मेंटल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करें। स्टिक ना करें सिर्फ एक चीज के ऊपर कि यार ये पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है इसी को हमें देखना है, उसके बैकग्राउंड की नॉलेज आपको पता हो कि क्या है क्या नहीं है। सप्लाई चेन के 2 बुक्स पढ़ने से या 2 कोर्सेज पढ़ने से सप्लाई चेन नहीं आती, या किसी भी चीज के 2 कोर्सेज या 2 बुक्स पढ़ने से वो चीज नहीं आती, अनटिल एंड अनलेस यू डिग डाउन इनटू द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसकी डिटेल पढ़ें, उनको देखें कि मेजर वर्क उसके ऊपर किन किन ऑथर्स ने किया हुआ है, किन आर्टिकल उन्होंने क्या कौन सी इंडस्ट्रीज के इसको पढ़ें, ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट आया है, किस चीज का इम्पैक्ट आया है। अब तो आपको कोविड के ऊपर भी अगर आपने पढ़ना है तो बहुत सारा डाटा आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाता है कि सप्लाई चेन ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो एंड ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग दिस इज कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मैसेज और एडवाइस यही है कि अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी रीडिंग हैबिट्स को, अपनी विजन को इंक्रीज करें। सिर्फ उसको ना देखें कि यार मुझे ये चीज कही गई है तो आई हैव टू डू इट। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, आगे सोचें, बेहतर सोचें और बेहतर सोचने की कोशिश करें, और आगे ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप उसको पढ़ें, टाइम दें और करें। स्पेसिफिकली आपने सप्लाई चेन सोच ली है कि यार आपने सप्लाई चेन में जाना है, तो सप्लाई चेन में बहुत सारी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, उन सर्टिफिकेशंस की तरफ आए आप पर्टिकुलर करें अपने आप को सप्लाई चेन के लिए, सप्लाई चेन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना शुरू कर दें, उनकी
जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनको देखना शुरू कर दें, सप्लाई चेन रिलेटेड केस स्टडीज को पढ़ना शुरू कर दें, कंपनीज किस तरीके से कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर रही है, ये सारी चीजें देखना शुरू कर दें। जितना ज्यादा आप नॉलेजेबल होंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा आगे इंडस्ट्री के अंदर भी और आपके इंटरव्यूज के अंदर भी। सही है। अच्छा अजलान भाई, आपने सर्टिफिकेशंस की बात की तो मैंने वो एक क्वेश्चन बीच में खुला था तो पढ़ा था, उस पर नजर पड़ी थी। तो एक हमारे जो है स्टूडेंट ने भी पूछा है, अटेंडी जो है उनने भी पूछा, वो अटेंड कर रहे हैं इस वक्त, मेरे ख्याल से लाइव ही होंगे। तो उनने भी एक सवाल पूछा है कि क्या सर्टिफिकेशन बेसिकली बंदा एक्वायर करे या फ्रेश ग्रेजुएट है तो उसको क्या सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए सप्लाई चेन में घुसने के लिए, और कि उसमें दूसरा कि जी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं यंग प्रोफेशनल्स के लिए मार्केट में अभी, जो मतलब फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए क्या चीजें हैं या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब पोजीशंस हैं जिनके लिए वो मतलब ढूंढ सकते हैं, और क्या सर्टिफिकेशंस हैं जिनसे वो स्टेपिंग स्टोन पे चढ़ के उन पोजीशंस को हासिल कर सकते हैं। तो ये भी अगर आप थोड़ा सा जल्दी से गाइड करते हैं थोड़ा। अच्छा शाहरुख, हमारे पास सर 2 मेन बॉडीज हैं इन द वर्ल्ड, जिसके साथ मैं तो हर सप्लाई चेन स्पेशलाइजेशन जो जो कर रहा है या जो इंटरेस्ट रखता है, मैं उसको कहूँगा कि यू मस्ट बी पार्ट ऑफ दोज बॉडीज। एक हमारे पास ASCM है, अमेरिकन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है, और दूसरी हमारे पास SIPS है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट सप्लाई UK। SIPS इज अ कंप्लीट बॉडी, ठीक है। सिप्स के अंदर आपको प्रॉपर आप जब MSIPS होते हैं तो आपको एक ग्रेजुएट की डिग्री भी देते हैं जो पर्टिकुलर इन सप्लाई चेन एंड दैट इज एक्सेप्टेड इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो मेरी तो सजेशन ये होगी, बी अ पार्ट ऑफ बोथ बॉडीज, इन दोनों बॉडीज का पार्ट रहें। CSCP करें, SIPS करें, SIPS के लेवल 4 से इनटेक लें अगर आप स्टूडेंट हैं, लेवल 3 से लें, लेवल 2 से लें, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और बड़ी कम्प्रीहेंसिव इनका डाटा है, बड़ी कम्प्रीहेंसिव डिटेल्स हैं, बुक्स हैं, आप इनको पढ़ें, फिर उसके बाद आप इनके पेपर्स दें, क्वालिफाई करें, MSIPS करें, CSCP चार्टर्ड सप्लाई चेन प्रोफेशनल का टाइटल अपने पास लें, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होते हो न्यू पोजीशंस के ऊपर भी, जब आप इन बॉडीज के साथ एसोसिएट होते हो तो, और कोई सर्टिफिकेशन आपने रिलेटेड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अगर आपने की होती है तो आपकी ऑटोमेटिकली CV स्टैंड आउट कर जाती है इन सारी चीजों के अंदर ना। पिक आप जो अगर कोई भी सप्लाई चेन प्रोफेशनल होगा वो ऐसे इंडिविजुअल को रिक्रूट करना प्रेफर करेगा जिसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, कंपेयर टू जो बिल्कुल ही आप कह लो कि बैकग्राउंड, पर्टिकुलर बैकग्राउंड से नहीं आ रहा। तो इन सर्टिफिकेशंस को देखें, बॉडीज के साथ एसोसिएट रखें, या आपको साथ साथ जो है ना डिफरेंट न्यू चेंजेस जो हैं सप्लाई चेन में आ रही हैं, या न्यू एडिशंस जो हो रही हैं वो भी आपको गाइड करते रहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या यूज कर रही हैं वो भी आपको साथ साथ बताते रहते हैं। तो अपने आप को इन बॉडीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनाएं और ये सर्टिफिकेशंस जरूर करें आप लोग। और एज फार एज द कैरियर इन सप्लाई चेन की बात करूं तो वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में भी आपको बताया था कि कैरियर जो है सप्लाई चेन के अंदर, और न्यू जितने भी आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो रहे हैं, कैरियर इन सप्लाई चेन इज़ वेरी ब्राइट, ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट पाकिस्तानी इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्रीज लग भी रही हैं और आ भी रही हैं, और विदाउट द सप्लाई चेन नथिंग कैन बी प्रोसेस्ड और नथिंग कैन बी प्रोड्यूस और नथिंग कैन बी प्रोक्योर्ड। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को पॉलिश करिए अकॉर्डिंगली, ताकि आप मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ स्टैंड आउट कर सकें, सामने स्टैंड आउट कर सकें और अपने आप को उनसे अलग कर सकें। तो भाई आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपने कैसे मतलब जब आप ग्रेजुएट किए थे आपने किस पे बैचलर्स वगैरह क्या किया था, और फिर आप स्टार्टिंग किस तरह आपने सप्लाई चेन में थी, पहले आपकी क्या इंडस्ट्री में एंट्री की या जॉब पोजीशन थी, उससे अच्छा भी थोड़ा। शाहरुख, हाँ जी हाँ जी बताएं। ऐसा है कि म, हमारे मैंने जब व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन तो हर समर के अंदर जितने भी समर्स थे मैंने उन समर को जो है ना ज़ाया नहीं किया, यू कुड से कि मैंने हर समर के अंदर जो है ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंटर्नशिप की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मुझे किसी ना किसी इंडस्ट्री का, किसी ना किसी मार्केट का आइडिया होता रहे। मैंने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटर्नशिप्स की ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद
मैं उसके बाद जब मास्टर में आया तो मास्टर में जो है मैंने थीसिस के साथ साथ अपना जो है ना कैपस्टोन प्रोजेक्ट लिया, जिसमें मैंने एक वन ऑफ द वेरी रिनाउंड कंपनी ऑफ पाकिस्तान है उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब आई डिडंट ऑप्ट फॉर ओनली फॉर द थीसिस, आई वांट टू बी इन द मार्केट। सो मैंने उनकी सप्लाई चेन रिलेटेड ही थीसिस के साथ साथ मैंने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के अंदर उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने आई डेवलप द केस स्टडी, और केस स्टडी डेवलप करने के बाद जो है ना उनको प्रॉब्लम एंड सजेशंस दी। आई डिड वाज प्रोजेक्ट एसोसिएट ओवर देयर फॉर 9 to 10 months एंड आई डेवलप देयर स्ट्रेटजीज एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बहुत सारी चीजें उसके अंदर और किस तरीके से क्या चीजें सप्लाई से रिलेटेड होनी चाहिए वो सारी मैंने उनको डिफाइन की। सो आई वाज सजेशन सिर्फ यही था मेरे माइंड के अंदर, यही था दैट आई वांट टू बी इन द मार्केट। सो मैं मार्केट के अंदर ही रहूं, मुझे ऑर्गेनाइजेशंस का, मुझे इंडस्ट्री का पता चलता रहे। डोंट ओनली स्टिक योरसेल्फ टू द बुक्स, टू द स्टडीज। अपने आप को स्टिक ना करें बुक्स और स्टडीज के साथ, आप मार्केट के अंदर रहें। हर समर के अंदर जब आपको टाइम मिलता है, बेशक वो 4 महीने का टाइम हो, 6 महीने का टाइम हो, ट्राई को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना इंटर्नशिप के अपना कि जाके आपने जो है ना सिर्फ इंटर्नशिप लेटर चाहिए थी मुझे, मैंने तो लेटर लेना इंटर्नशिप, और फिर उसके बाद जो है ना आप 6 महीने वहाँ पे जो है ना शक्ल ना दिखाएं और जाए ना और इंटर्नशिप लेटर किसी के रेफरेंस से लिखवा के जो है ना आप इंटर्नशिप लेटर लें। नो, आप वहाँ पे जाएं, आप डिपार्टमेंट के अंदर सीखें, आप डिपार्टमेंट के अंदर सीखें ज्यादा। आप बहुत छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे शुरू में। बहुत छोटे छोटे काम से मुराद ये है कि यार आपको शायद फोटो कॉपियां भी करनी पड़े, वो हम भी करते हैं, अभी भी करते हैं जब रिक्वायर्ड होती है, यूज होती है। ठीक है, आप उसमें फोटोकॉपी में क्या सीखते हो? मुझसे कोई आके कहता है कि यार फोटोकॉपी भी, यार अच्छा ये भी। आप फोटोकॉपीज में क्या सीख रहे होते हो? आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी करने लगते हो ना, जस्ट थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स, देखो वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, आए क्या है, उसका पहला पेज क्या है, आखिरी पेज क्या है, सीक्वेंस क्या है, उसके अंदर लिखा हुआ क्या है उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, यू विल गेट टू नो कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार इस सेट के पीछे क्या क्या प्री रैक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ऐड ऑन करना है। ये चीजें इस सेट के अंदर लगी हुई हैं, तो अगला सेट आना चाहिए तो उस सेट के अंदर भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अगर डिफरेंट है तो क्या है डिफरेंट, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो मेरी तो यार स्टोरी इसी तरीके से थी। देन आई जॉइंड दाऊद ग्रुप। उसमें आफ्टर मास्टर उसमें मैंने फिर प्रोजेक्ट थे मेरे पास, मल्टीपल प्रोजेक्ट थे पंजाब रीजन के, जिसमें मैं आई वाज लुकिंग आफ्टर कोक प्रोजेक्ट। कोक का एक प्रोजेक्ट था, ईबीसी सीबीसी का प्रोजेक्ट था, उसके बाद पीटीसी का प्रोजेक्ट था, पिटसेल का प्रोजेक्ट था। सो आई वाज लुकिंग आफ्टर दोस प्रोजेक्ट्स, और उसके अंदर मैं दोनों चीजें देख रहा था ना, मैं उसकी सिर्फ सप्लाई चेन देख रहा था, मैं उसकी कोऑर्डिनेशन भी देख रहा था, और मैं उनमें उनकी मार्केटिंग भी देख रहा था। तो वो सीइंग मैनी थिंग्स। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि सप्लाई चेन प्रोफेशनल शाहरुख सप्लाई चेन आपकी ऐसा के में साथ आवाज साथ देख रहा आवाज थोड़ी कट रही है। जी अब क्लियर है शाहरुख? हेलो, सामने आवाज आ रही है? हेलो। जी शाहरुख, इस बार मैं क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, अब आई है। अच्छा, जी चले ये तो ठीक हो गया। एक और बड़ा जो मेजर क्वेश्चंस है, जो हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो फीमेल जेंडर है हमारा, उनके लिए बड़ा एक जरूरी है मेरे ख्याल से, जो है कि बेसिकली लोगों का मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक बन गया पर्सपेक्टिव बना हुआ होगा कि यार सप्लाई चेन लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियां इसमें नहीं कर सकती, या फील्ड वर्क है, या मुश्किल काम है तो लड़कियां नहीं कोप अप कर सकें, या कुछ ये एक जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ये। तो ये मेरे आप मेरे ख्याल से क्लियर कर सकते हैं ज्यादा कि क्या ये मतलब ये है ऐसा कि मतलब लड़कियां सप्लाई चेन में एंटर नहीं हो सकती, या सप्लाई चेन में नहीं प्रोग्रेस कर सकती? ये अगर जल्दी से जवाब दे दें, हमारे पास टाइम कम रह गया, 5 मिनट है, तो नो जल्दी प्रॉब्लम से आप ये बता दें अगर कि ये शाहरुख, इसका इट्स क्या। नॉट लाइक दिस।
ये जो एक मिथ बनी हुई है, इट्स ओनली अ मिथ। वुमेन कैन इजीली वर्क इन सप्लाई चेन, उनके लिए बहुत ज्यादा होराइजन है। हमारी अपनी टीम के अंदर यहाँ पे हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे खातून हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो सप्लाई चेन के अंदर काम कर रही हैं और एज इन्हें प्रोक्योरमेंट काम कर रही हैं। स्पेसिफिकली अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो लोग कहते हैं स्ट्रेटेजी में तो काम कर सकते हैं लेकिन प्रोक्योरमेंट में काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास बहुत सारी लेडीज हैं जो हमारी कुलीग्स हैं जो सप्लाई चेन के अंदर काम कर रही हैं, एंड दिस फील्ड इज ओपन फॉर एवरीवन। वो मेल हो या फीमेल हो, या वंस ही और शी इज कॉम्पिटेंट देन इट्स फील्ड इज ओपन, और होराइजंस बिल्कुल क्लियर है दोनों के लिए। सही है, परफेक्ट, ठीक है। तो चले अब हम 5 मिनट रह गए हैं, पूछ लेते हैं किसी से, अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है हमारे अटेंडीज में से, तो वो आप क्वेश्चन एंड आंसर में लिख दें या रेज हैंड का ऑप्शन दबा के अगर आपने लाइव बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। 5 मिनट है, बता दें अगर कोई बात करना चाहता है या कोई क्वेश्चन करना चाहता है। थोड़े वो कमेंट्स भी आए मेरे ख्याल से, वो जो अब्दुल्ला भाई थे जिनने सवाल पूछा सर्टिफिकेशन, उनका आपने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से जवाब दिया है। तो उनने कमेंट भी किया है कि ग्रेट सेशन और इंफॉर्मेटिव, ये वो, तो मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया अपना उसका। सही है, ग्रेट। ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आप बेसिकली आपने सारा अच्छी तरह गाइड कर दिया, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी ये मेल फीमेल वाला मिथ भी आपने क्लैरिफाई कर दिया, सप्लाई चेन की आपने सारा प्रोसेस बता दिया, हिस्ट्री बता दी। तो मेरे ख्याल से काफी ठीक अच्छा रहा सेशन और होपफुली सबको पसंद भी आया होगा। तो एंड में आप कोई बता दें कोई शॉर्टकमिंग वगैरह, आजकल जो मतलब टैलेंट पूल है या आजकल के जो ग्रेजुएट्स आते हैं, या आपके पास कोई मतलब आप फ्रेश हायर्स होंगे या कोई जिनको आप रिसेंट मतलब हायरिंग हुई हो या आपके डिपार्टमेंट में, तो कोई ऐसी चीज है जो आप फील करते हैं कि यार उनमें कोई कमी है, या जो उनके अंदर उनको पहले सीख लेनी चाहिए, सीख के आनी चाहिए थी, या उनको अभी नहीं आती, तो एक वो चीज है जो लैक करते हैं, कोई ऐसी चीज है तो बता दें, फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं, खत्म करते हैं सेशन अपना। शाहरुख देखें, मैं अपनी टीम को भी ये कह रहा होता हूँ और अपने कोलीग्स को भी ये बात कर रहा होता हूँ कि हमारे जो यूथ है, जो न्यू कैंडिडेट्स आते हैं कंपनीज के अंदर, उनके अंदर जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि नॉलेज की उनको अपना बढ़ा के रिलेटेड फील्ड के अंदर बढ़ाते रहना चाहिए, बिकॉज इट्स चेंजेस, एवरीडे चेंजेस। तो ये चीजें उनको अपनी नॉलेज में ऐड करते रहना चाहिए या अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपनी टीम को कहता हूँ, ये कहता हूँ टेक द ओनरशिप। हमारी कैंडिडेट्स हमारी कैंडिडेट जो हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, बहुत सारे कोलीग्स जो हैं, वो ओनरशिप नहीं लेते अपनी काम की ना। तो काम आपकी ओनरशिप लें, काम आपको जो काम दिया गया है, देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स टू डू दैट थिंग विद एन ओनरशिप कि यार आई डिड इट। ठीक है, मैं गलतियां होती हैं, बहुत सारे लोगों से होती हैं गलतियां। सो टेक द ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग कि यार आई एम द वन हु इज डिलीवरिंग दिस, आई एम द वन हु इज डूइंग दिस, एंड अगर मुझे ये साइन किया गया है तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू डू दिस। दैट्स द मेन थिंग जो मुझे लगता है थोड़ा लैक है नई करंट यूथ के अंदर। और शॉर्टकट्स ना फाइंड आउट करें चीजों के लिए, जो प्रॉपर वे एंड प्रोसीजर हैं उनको यूज करें, और उनको यूज करते हुए जो काम आपने करना है उसको करें। ठीक है, कोई आप एक आखिरी लाइन, 2 मिनट बाकी है, आखिरी एक कोई लाइन या कोई टिप आप देना चाहें आवाम को, कोई हमारी जनरेशन को जो आ रही है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, कोई एक लाइन आप डेडिकेट करना चाहें या कोई बात करना चाहें या कोई टिप देना चाहें, वो बता दें। I just want to say that best of luck. Industry is open for you guys. आप लोगों के लिए इंडस्ट्री ओपन है। बस gear yourself according to the industry. अपने आप को gear up करें, अपनी kit proper करें, अपनी knowledge proper करें, and come into the industry. Industry is open for you guys. और आखिरकार कमाई के थ्रू रजिस्टर कराएं, और Exactly. ताकि हम आपको जॉब वैकेंसीज और जो भी आए सप्लाई चेन में, आजकल काफी मतलब है कंपनी जो अपना इम्प्रूव करना चाह रही है डिपार्टमेंट, तो कमाई के थ्रू रजिस्टर हुए पोर्टल पे, ताकि हमारे डेटाबेस पे आ जाए, और जैसे ही कोई जॉब वैकेंसीज वगैरह आए हमारे पास कंपनीज की, तो आपको हम जरूर उसके अगेंस्ट शॉर्ट लिस्ट करवाएंगे और इंशाल्लाह जॉब दिलवाएंगे। चले असलान भाई, थैंक यू सो मच, आपने बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशन दिया, बहुत मजा आया, मुझे खुद बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा, बड़ा अच्छा फील हुआ, तो लोगों को भी बड़ा पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, वो भी पीक आवर्स पे, वर्किंग आवर्स में से निकाल के आपने टाइम हमें ये सेशन दिया, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे दोबारा कोई सेशन करवाना हुआ या कुछ तो जरूर करेंगे और आपसे गाइडेंस जरूर लेते रहेंगे, ठीक है।
थैंक यू शाहरुख, थैंक यू, नाइस टॉकिंग विद यू। सेम है, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, टच में रहेंगे और आपसे गाइडेंस वगैरह लेते रहेंगे इस बारे में, ठीक है? जरूर जरूर, एनी टाइम शाहरुख। ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। ओके, फिर अल्लाह हाफिज, अगले इंशाल्लाह कैरियर कन्वर्सेशन में मुलाकात होगी नए किसी मॉडरेटर के साथ और किसी नए ट्रेंडिंग टॉपिक पे, और अरसलान भाई जैसे कोई एक जबरदस्त और एक्सपीरियंस बंदे के साथ जरूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।